साशा अपने साथी टॉमी के साथ अपने टेंट में है। लगातार चढ़ाई करने की वजह से उसकी उंगलियां छिल गई हैं और वह उन्हें ठीक कर रही है। वे इस समय एक ऊंचे पहाड़ के बीचों बीच हैं। धूप निकली हुई है और वह टॉमी से आगे की चढ़ाई जारी रखने के लिए तैयार होने को कहती है। दोनों फिर से बर्फीले पहाड़ों पर मजाक करते हुए चढ़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी साशा का पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ती है। चोट ज्यादा गंभीर नहीं होती, मगर वह परेशान हो जाती है क्योंकि यही वह जगह है जहां वह हमेशा आकर अटक जाती है। टॉमी उसे शांत रहने और आराम से कोशिश करने को कहता है। वह दोबारा कोशिश करती है लेकिन नतीजा वही रहता है। टॉमी कहता है कि आज के लिए यही रुक जाना चाहिए और बाद में फिर कोशिश करेंगे, मगर साशा रुकना नहीं चाहती। वह बार बार कोशिश करती रहती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। इसी बीच तूफान बनने लगता है और आखिरकार वह फिलहाल हार मान लेती है। कैंप में टॉमी उसकी बेखौफी को लेकर अपनी चिंता जाहिर करता है। उसे लगता है कि अब उसके अंदर ज्यादा यात्राएं करने की ताकत नहीं बची। साशा कहती है कि वह हर बार मुश्किल आते ही ऐसी बातें करने लगता है, लेकिन टॉमी कहता है कि किस्मत एक ऐसी चीज है जो कभी न कभी खत्म हो ही जाती है। उसका लक कंपास भी यही कह रहा है। यह सुनकर साशा गुस्से में कंपास को एक तरफ रख देती है। आखिरकार दोनों नीचे उतरने का फैसला करते हैं। वे तूफान को देखते हैं क्योंकि ऊपर से पत्थर और मलबा गिरने लगता है। वे दीवारों की ओट में जाकर सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। टॉमी थोड़ा और नीचे जाने की बात करता है क्योंकि नीचे एक सुरक्षित किनारा है। साशा पहले नीचे उतरती है और तभी पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। उनमें से एक पत्थर टॉमी को लग जाता है और वह गिर पड़ता है। साशा उसे पकड़ लेती है। वह चीखते हुए कहती है कि वह दोनों को नीचे खींच रहा है और उससे जागने को कहती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। धीरे धीरे साशा की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है और टॉमी नीचे गहराई में गिर जाता है। साशा कुछ भी न कर पाने की बेबसी में उसे मरते हुए देखती रहती है और खुद अपनी जान बचाने के लिए चट्टान से लटकी रहती है। 5 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में साशा कैनियन के पास कैंपिंग के लिए गाड़ी चला रही होती है। टॉमी का कंपास अब भी उसके साथ है। वह रेंजर ऑफिस पहुंचती है, जहां एक अधिकारी उससे पूछता है कि क्या वह अकेले अंदर जा रही है। वो उसे ऐसा ना करने की सलाह देता है और बताता है कि जंगल में जाने वाले कई लोग वापस नहीं लौटे, लेकिन साशा फिर भी फॉर्म पर साइन कर देती है। इसके बाद वह एक सुपरमार्केट में जाती है जहां एक लड़का उसे हेलो कहता है। वह है कहकर जवाब देती है और उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। उसका एक दोस्त भी वहां होता है और दोनों मिलकर कैश काउंटर के पास उसे घेर लेते हैं। तभी काउंटर पर खड़ा एक दूसरा आदमी अपने बीफ जर्की के बिकने की बात कर रहा होता है। वह उन लड़कों को देखता है और उनसे कहता है कि शायद उसके पास जरूरत का सारा सामान पहले से ही है। दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं और वह आदमी उनकी तरफ से माफी भी मांगता है। उसके जाने के बाद साशा उसके बीफ जर्की का एक पैकेट खरीद लेती है। बाद में बाहर जब वह अपनी कार में बैठी नक्शा समझने की कोशिश कर रही होती है तो उसे वही आदमी पास में दिखाई देता है और वह उससे मदद मांगती है। वह पूछता है कि उसे आसान रास्ता चाहिए या मुश्किल वाला, और साशा जवाब देती है, बस सबसे अच्छा रास्ता। वह उसे रास्ता समझाता है और अपनी पसंद भी बताता है। वह कहता है कि ब्लैकस्टोन बेस से शुरुआत करना बेहतर रहेगा और उसके पास का कैंपिंग एरिया सबसे अच्छा है। वहां आमतौर पर ज्यादा लोग नहीं आते क्योंकि बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। साशा अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। शाम होते होते वह झील के किनारे कैंप लगाती है। उसके पास एक पेपर स्प्रे भी है, लेकिन बदकिस्मती से सुपरमार्केट वाले वही लड़के भी वहां पहुंच जाते हैं। वे शिकारी होते हैं जो एक हिरण का शिकार करने के बाद कैंपिंग के लिए आए हैं। वे साशा को अपने साथ आने का न्योता देते हैं, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज करके अपनी कार में चली जाती है। कुछ देर बाद वही लड़का उसकी खिड़की के सामने आकर अपनी डरावनी मुस्कान के साथ कहता है कि वे सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कहकर वह चला जाता है। रात में साशा को उनकी गाड़ी के जाने की आवाज सुनाई देती है और वह राहत की सांस लेती है। अगली सुबह वह अपना राफ्ट निकालती है और नदी के रास्ते निकल पड़ती है। तेज बहाव उसे आगे बहाकर ले जाता है। वह बीच में रुककर ऊपर चढ़ती है और नदी में छलांग लगाकर समय का आनंद लेती है। आखिरकार वह ब्लैकस्टोन बे के पास पहुंचती है, जहां उसे कुछ कैंपर्स का सामान दिखाई देता है जो शायद गायब हो चुके थे। वह झील के किनारे बैठकर अपना कैंप लगा लेती है। वह थोड़ा बीफ जर्की खाती है और अपना सामान पेड़ पर ऊंचाई में टांग देती है। रात भर सोने के बाद जब वह सुबह बाहर निकलती है तो उसका बैग गायब होता है। इतना ही नहीं, उसके टेंट के अंदर एक सांप भी होता है। डरकर वह अपना राफ्ट लेकर आगे बढ़ जाती है और थोड़ी दूर जाकर उसे एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहां लगता है कि कोई अभी भी रह रहा है। जल्द ही उसे वहां रहने वाला इंसान मिल जाता है और वह वही विनम्र आदमी निकलता है जो सुपरमार्केट में मिला था। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। वह अपना नाम बेन बताता है
और साशा भी अपना नाम बताती है। बेन उससे पूछता है कि क्या वह मजे कर रही है और साशा बताती है कि उसका बैग किसी जानवर ने उठा लिया जिसमें उसका फोन और खाना दोनों थे। बेन कहता है कि शायद वो वॉम्बेट्स रहे होंगे। वह बताता है कि वह हमेशा ज़रूरत से दोगुना सामान लेकर चलता है और अपना कुछ सामान उसके साथ बांट सकता है। साशा उसका धन्यवाद करती है। बेन पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है। वह उसे मछली खाने का ऑफर देता है और उसके मना करने के बावजूद जोर देता है। आखिरकार वह बैठ जाती है। बेन मछली तैयार करने लगता है। वह यह देखकर उत्सुक होता है कि साशा ने उसका जीनोस नाम का बीफ जर्की ट्राई किया था। साशा पूछती है कि उसका नाम जीनोस क्यों है, तो वह बताता है कि यह उसकी माँ के नाम पर रखा गया है। फिर वह उसे दिखाता है कि वह पेड़ों से ताज़ा पानी कैसे इकट्ठा करता है और उसे पीने के लिए देता है। साशा उससे पूछती है कि वह कहाँ का रहने वाला है। वह जवाब देता है कि उसकी माँ उसे बचपन में यहाँ लेकर आई थी। साशा अंदाज़ा लगाती है कि वह ब्रिटेन से है। वह हंस पड़ता है और मछली में चाकू घोंपते हुए कहता है कि उसका अंदाज़ा सही है। जब साशा कहती है कि उसने अब पहाड़ चढ़ना छोड़ दिया है, तो वह अंदाजा लगाता है कि शायद उसका ब्रेकअप हुआ होगा। वह कहता है कि वह पहले अपने पार्टनर के साथ चढ़ाई करती होगी और उनके अलग होने के बाद वह नदियों के किनारे कैंपिंग करने लगी। साशा कहती है कि वह गलत सोच रहा है। वह बस दुनिया के सारे शोर शराबे से दूर रहना चाहती है। शोर की बात पर वह पिछली रात कैंपसाइट पर आए मार्केट वाले शिकारी लड़कों का जिक्र करती है। बेन कहता है कि ज्यादातर शिकारी ऐसे नहीं होते। अच्छे शिकारी जंगल का सम्मान करते हैं और जो शिकार करते हैं उसका सही इस्तेमाल भी करते हैं। शिकार सिर्फ दोस्तों के साथ शराब पीने का बहाना नहीं होता। साशा कहती है कि वे इतने खतरनाक नहीं थे, बस उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। बेन कहता है कि वह जानता है और उसने देखा कि उसने उन्हें कितनी समझदारी से संभाला। यह सुनकर साशा शांत हो जाती है। वह आगे कहता है कि उसने उन लोगों को उसे नुकसान पहुंचाने का कोई बहाना नहीं दिया। साशा पूछती है कि वह क्या कह रहा है। बेन जवाब देता है कि वह वहां मौजूद था। उसे लगा शायद जंगल में अकेली औरत होने की वजह से उसे मदद की जरूरत पड़े। फिर वह जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वह खास है, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। यह सुनकर साशा प्लेट नीचे रख देती है और चुपचाप वहां से जाने लगती है। तभी बेन उसे रोकता है और वह देखती है कि उसकी ब्रेसलेट बेन के पास है। बेन अपनी मान के अंदर जाता है, उसका बैग बाहर फेंकता है और हाथ में एक क्रॉसबो और स्पीकर लेकर बाहर आता है। वह एक गाना चलाता है। वह कहता है कि उसने उसकी जरूरत का सारा सामान फिर से भर दिया है। उसके जूते देखते हुए वह कहता है कि वह ठीक ठाक भाग सकेगी। गाना खत्म होने तक उसके पास समय है कि वह उससे जितना दूर भाग सकती है भाग जाए। इतना कहकर वह नाचना शुरू कर देता है। साशा बैग उठाती है और वहां से भाग निकलती है। वह अपने राफ्ट तक पहुंचती है और नदी में तेजी से आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे गाने की आवाज कम हो जाती है और बेन भी उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। साशा एक झरने से नीचे गिरती है और पानी के अंदर उसका सिर टकरा जाता है। उसका राफ्ट बह जाता है और वह तैरकर किनारे पहुंचती है। वह फिर जंगल में भागती है और चट्टानों पर चढ़ने लगती है। तभी उसे लोगों की बातचीत की आवाज सुनाई देती है। मदद मांगते हुए वह ऊपर चढ़ती है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि वह सिर्फ फोन में चल रही एक वीडियो थी। वह वही गायब परिवार होता है जो वीडियो में बेन को हाय कह रहा होता है। तभी उसके पास एक तीर आकर लगता है। बेन चट्टान के ऊपर दिखाई देता है। साशा तुरंत वहां से भाग जाती है। वह तेजी से जंगल में दौड़ती है, जबकि बेन उसके पीछे पड़ा होता है। वह साइड से लगातार तीर चलाता रहता है और साशा बचते हुए भागती रहती है। तभी एक तीर उसके बैग को आर पार कर देता है और वह चट्टान से नीचे गिर जाती है। लुढ़कते हुए वह नदी तक पहुंचती है। वह सिर बाहर निकालकर बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करती है, लेकिन पानी उसे कैनियन के अंदर बहाकर ले जाता है। आखिरकार वह कम बहाव वाली जगह पर पहुंचती है और खुद को किनारे खींच लेती है। वह बैग खोलकर अपनी टी शर्ट पहनती है। उसे खाने के लिए कुछ मिलता है और वह थोड़ा पानी पीती है। वह अपना पेपर स्प्रे भी निकालकर पास रख लेती है। फिर वह दोबारा भागना शुरू करती है और खुद को अंधेरी घाटियों के बीच पाती है। वह अपनी क्लाइंबिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने का फैसला करती है। अभ्यास की कमी और उपकरण ना होने की वजह से उसे मुश्किल होती है, लेकिन वह धीरे धीरे सावधानी से ऊपर चढ़ जाती है। वह खुले उजाले में पहुंचती है जहां से उसे पूरा इलाका दिखाई देता है। वह फिर चलना शुरू करती है और एक पेड़ के पास रुकती है। वह दूरबीन निकालकर अपने राफ्ट की तरफ देखती है। तभी उसे बेन की शिकारी चीख सुनाई देती है, जिससे पक्षी उड़ जाते हैं। वह उसी दिशा में दूरबीन घुमाती है और देखती है कि बेन उसकी तरफ दौड़ रहा है। वह रुकती है और दोबारा देखती है, लेकिन इस बार बेन वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा होता है और सीधे उसकी तरफ देख रहा होता है। साशा तुरंत फिर भाग निकलती है। वह वापस नीचे उतरती है जहां से ऊपर चढ़ी थी। खुद को चट्टानों के बीच छिपा लेती है ताकि दिखाई न दे।
वह मुश्किल से खुद को स्थिर रखती है। तभी बेन वहां पहुंच जाता है। वह नीचे झांकता है, लेकिन साशा उसकी नज़र से बाहर होती है। आखिरकार बेन वहां से चला जाता है और साशा फिर धीरे से बाहर निकल आती है। वह एक बार फिर जंगल में दौड़ना शुरू करती है। आगे जाकर उसे संगीत की आवाज सुनाई देती है। वह फिर दूरबीन इस्तेमाल करती है और अपना राफ्ट देखती है। बेन पास में नग्न होकर पानी में उतरने वाला होता है। मौका देखकर साशा पानी में उतरने का फैसला करती है। वह चुपचाप तैरते हुए राफ्ट तक पहुंच जाती है। वह गांठ खोलने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है, इसलिए उसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश करती है। तभी पानी के नीचे लगा एक जाल उसके पैर में फंस जाता है। उसकी चीख सुनकर बेन सतर्क हो जाता है और जल्दी से अपनी पैंट पहनकर वहां भागता है। साशा किनारे पहुंचकर फंदा निकालने की कोशिश करती है, लेकिन बेन को अपनी तरफ आते देखकर मजबूरी में फिर पानी में कूद जाती है। बेन उसे चेन से खींचता है, तभी साशा उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे मार देती है। फिर वह चेन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह चट्टान में फंसी होती है। बेन नदी में अपनी आंखें धोता है। साशा चट्टान पर रखा क्रॉसबो देखती है, लेकिन उससे पहले कि वह उसे पकड़ सके, बेन उसे फिर खींच लेता है। वो उसे अपनी तरफ घसीटता है और इस बार क्रॉसबो अपने हाथ में ले लेता है। वह उससे पेपर स्प्रे फेंकने को कहता है और साशा ऐसा ही करती है। वह स्प्रे दूर फेंक देता है और धीरे धीरे उसके पैर के पास जाकर फंदा निकाल लेता है। वह उसका पैर आजाद करता है और उठने को कहता है। साशा पूछती है, क्या वह कोई खेल खेल रहा है? बेन जवाब देता है, ये खेल नहीं है, ये एक रस्म है। बाद में वह साशा के हाथ पैर बांधकर अपनी मान में रख देता है। वह जंगल में फल इकट्ठा करने जाता है और लौटकर उसे एक फल खिलाता है। फिर पूछता है कि क्या उसे बंधा रहना पसंद नहीं? साशा कहती है कि उसके दिमाग में गंभीर समस्या है। बेन जवाब देता है कि उसने उसे आसान या मुश्किल रास्ते में से चुनने का मौका दिया था। रात में बारिश होती है और साशा उसी जगह बंदी रहती है, जबकि बेन दूर से उसे देखता रहता है। वह कहता है कि रस्में बहुत जरूरी होती है। वे हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं। वह पूछता है कि क्या उसने उस जनजाति के बारे में सुना है जो अपने दांतों को घिसकर नुकीला बना लेते थे। अगली सुबह वे नाव में होते हैं। साशा पूछती है कि वह उसे कहाँ ले जा रहा है। बेन कहता है कि वह बाद में बताएगा। साशा बंधन खोलने की कोशिश करते हुए पूछती है कि क्या इस बार वह नियम नहीं समझाएगा। बेन कहता है कि उसने रेंजर के रजिस्टर से उसका नाम पता किया और उसके बारे में जानकारी निकाली। उसे उसके पार्टनर की पहाड़ों में हुई मौत के बारे में सब पता है। साशा कहती है कि वह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, लेकिन बेन कहता है कि उसने पढ़ा था कि उसका पार्टनर बहुत अनुभवी था, इसलिए बात समझ में नहीं आती। साशा कहती है कि हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं। तभी उसकी नज़र पैरों के पास पड़ी लोहे की रॉड पर जाती है। वह चुपचाप उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बेन तुरंत उसे नाव से पानी में धक्का दे देता है। वह उसकी चेन नाव से बांध देता है और उसे नदी में घसीटता हुआ ले जाता है। साशा बेबस होकर पानी के बहाव में बहती रहती है जब तक वे एक शांत जगह नहीं पहुंच जाते। बेन उसे एक खाई के सामने खींच कर लाता है और क्लाइंबिंग गियर पकड़ाता है। अब दोनों को साथ में नीचे उतरना होता है। बंदी होने के बावजूद साशा मजबूर होकर उसका साथ देती है और दोनों फिसलते हुए एक गुफा में उतर जाते हैं। वे पानी में उतरते हैं और बेन उसे घसीटते हुए एक जगह ले जाता है जहां साशा डर से जम जाती है। वहां कई लाशें लटक रही होती हैं। बेन उसे और आगे ले जाते हुए कहता है कि कुछ जनजातियां मानती हैं कि शिकार की आत्मा को अपने अंदर कैद करने के लिए शिकारी को उसका जिगर खाना पड़ता है। फिर वह पूछता है कि क्या उसे फोन में देखा गया वह परिवार याद है, वे उसकी तरह लड़े नहीं थे। साशा देखती है कि उसने उन लोगों के शरीर के अंग काट रखे हैं। पास में बीफ जर्की के पैकेट भी पड़े होते हैं। यह समझते ही कि वे इंसानी मांस से बने हैं, वह डर से कांप उठती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे एक कोने में घसीट ले जाता है और धीरे से पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि उसमें कोई समस्या है। डरी हुई साशा कहती है कि शायद बहुत लोगों ने उसे चोट पहुंचाई होगी। वह यह भी कहती है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसके लिए उसे दुख है। तभी बेन अपने मुंह में उंगलियां डालकर नकली दांत निकालता है। वह अपने असली नुकीले दांत दिखाता है। वह साशा का हाथ अपने मुंह में लेता है, लेकिन छोड़ देता है। कुछ देर बाद वह वहां से भाग जाता है और साशा इधर उधर देखने लगती है। उसे एक तस्वीर दिखाई देती है जो शायद उसकी मां की होती है। तभी बेन वापस आ जाता है और उसे घसीटकर वहां ले जाता है जहां वह उसके हाथ बांधकर लटका देता है। किसी तरह उसके पैर जमीन को छू पा रहे होते हैं। बेन एक तरल पदार्थ गर्म करने लगता है और कहता है कि यह भी रस्म का हिस्सा है। साशा तस्वीर की बात छेड़ते हुए पूछती है कि क्या वह उसकी मां की तस्वीर है। वह कहती है कि वह बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। बेन मुस्कुराता है और उसके पास आकर वे सारे प्यारे नाम दोहराने लगता है जो उसकी मां उसे बुलाती थी। साशा भी मुस्कुरा देती है। बेन पास आकर कहता है कि उसकी मां भी खास थी, बिल्कुल उसकी तरह, और वह पहली इंसान थी जिस पर उसने यह किया था। फिर वह उसे गले लगा लेता है।
उसी पल साशा अपने पैरों से उसे पकड़ती है और उसके कान पर काट लेती है, जिससे खून निकलने लगता है। दर्द से तड़पते हुए बेन खुद को छुड़ाता है और रस्सी टूट जाती है। वह उसकी शर्ट पकड़ता है, लेकिन साशा फिसल जाती है और शर्ट फट जाती है। बेन उसे चेन से खींचता है, लेकिन वो चेन वापस खींचकर पानी में भाग जाती है। बेन भी उसके पीछे पानी में उतरता है। वह चेन का सिरा पकड़कर उसे उसकी कमर से बांध देता है। दोनों पानी के साथ नीचे गिरते हैं और पानी के अंदर बेन का सिर टकरा जाता है। रस्सी एक लकड़ी में फंस जाती है और साशा भी फंस जाती है। सांस टूटती हुई हालत में वह गांठ खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। आखिरकार वह लकड़ी से उलझन हटाती है और दोनों ऊपर आ जाते हैं, जबकि बेन अब भी बेहोश होता है। साशा एक पत्थर उठाकर चेन तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। तभी बेन को होश आ जाता है। वह वापस जाकर उसका चेहरा पानी में दबाकर डुबोने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बाहर निकल आता है तो वह उसका गला दबाने लगती है। फिर भी वह उसे धक्का देकर अलग कर देता है। साशा दोबारा पास पड़ा पत्थर पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार बेन रस्सी पकड़ चुका होता है। वह उसकी तरफ रेंगता हुआ आता है और उसे दबोचकर उसका गला घोंटने लगता है। साशा बेबस होकर मौत के करीब पहुंच जाती है। तभी आखिरी पल में बेन को उसमें अपनी मां दिखाई देती है और वह रुक जाता है। वह उसके चेहरे को सहलाने की कोशिश करता है, लेकिन साशा उसे मुक्का मारकर दूर कर देती है। इस बार वह पत्थर उठा लेती है और बार बार उसके पैर पर मारती है। बेन उसे थप्पड़ मारकर दूर कर देता है और रेंगते हुए हट जाता है। साशा अपनी खून से बहती नाक पकड़ती है, जबकि बेन अपनी पैंट काटकर देखता है कि उसकी हड्डी टूट चुकी है। दोनों रेत पर पड़े रहते हैं और शाम हो जाती है। साशा कहती है कि उसका डेंटिस्ट जरूर कमाल का होगा और मजाक में पूछती है कि क्या उसने उसे भी खा लिया। फिर वह पूछती है कि क्या उसे अंधेरे में डर लगता है। वह बताती है कि जब टॉमी गिरा था तो वह दोनों को नीचे खींच रहा था। उसे मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ा। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि वह शायद बच सकता था या नहीं। बेन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। साशा कहती है कि टॉमी वहां रहना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। अगली सुबह साशा सामने की ऊंचाई को देखती है। वह देखती है कि बेन का घाव सड़ने लगा है। वह पीछे जंगल वाले रास्ते के बारे में पूछती है। बेन कहता है कि वहां से सड़क तक पहुंचने में 12 दिन लगेंगे। साशा कहती है कि उन्हें उस ऊंचाई के ऊपर पहुंचना होगा। या तो वे आज ही चढ़ाई करें या फिर वह उसके मरने का इंतजार करे, क्योंकि संक्रमण उसे मार ही देगा। वह उसके पास पहुंचती है, जबकि बेन उसके सामने चाकू पकड़े होता है। साशा कहती है कि वह गांठ बांधकर उसका पैर स्थिर कर देगी। उसे हार्नेस बनाना होगा ताकि उसे ऊपर खींच सके। वह उससे हथकड़ियां खोलने को कहती है। बेन कहता है कि वह दीवार तक पहुंचकर ऐसा करेगा और दोनों चल पड़ते हैं। साशा उसके लिए हार्नेस बनाती है और बेन चेतावनी देता है कि अगर उसने उसे गिराने की कोशिश की तो वह उसे भी दीवार से नीचे खींच लेगा। वह हथकड़ियां खोल देता है, लेकिन दोनों को रस्सी से बांधे रखता है। वे चढ़ाई शुरू करते हैं। काफी ऊपर पहुंचने के बाद जब वह उसकी नजर से बाहर होती है तो वह रस्सी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बेन देख लेता है और उसे नीचे खींच देता है। साशा फिर चढ़ना शुरू करती है। बेन पूछता है कि जब टॉमी गिरा था तो क्या वह उड़ता हुआ लग रहा था। साशा कोई जवाब नहीं देती और धीरे धीरे ऊपर किनारे तक पहुंच जाती है। उसकी नजर से बाहर होते ही वह हार्नेस की रस्सी एक पेड़ के तने से बांध देती है और खुद से बंधी रस्सी ढीली कर देती है। बेन को शक हो जाता है और वह चिल्लाते हुए उसे खींचने लगता है। साशा तने से लटक जाती है, लेकिन खींचने की वजह से गांठ खुल जाती है। साशा ऊपर चढ़ जाती है, जबकि बेन अकेला नीचे फंसा रह जाता है। फिर वह तने की गांठ खोल देती है और बेन धीरे धीरे नीचे गिरकर मर जाता है। अब साशा को बिना किसी रस्सी के पूरी चट्टान पर चढ़ना होता है। घायल पैरों के बावजूद वह पूरी कोशिश करती है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है। एक बार उसका पैर फिसल जाता है और वह किनारे से लटक जाती है। किसी तरह वह अपनी आखिरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ जाती है। वह लंबी राहत की सांस लेती है। शाम को चलते हुए एक कार उसे देख लेती है। लोग उसे फॉरेस्ट रेंजर के पास ले जाते हैं और वह उन्हें बताती है कि सभी गायब लोगों की लाशें कहाँ हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है और खबर फैल जाती है। जिन लोगों को जंगल में खोया हुआ माना जा रहा था, वे असल में एक सीरियल किलर का शिकार बने थे। साशा खबरें बंद कर देती है और समुद्र किनारे चली जाती है। टॉमी का कंपास अब भी उसके पास होता है। वह उसे चूमती है और समुद्र में फेंक देती है। फिर वह शांति और सुकून के साथ समुद्र किनारे बैठ जाती है।